सरदार श्याम सिंह अटारी 1819 में कश्मीर की जंग के कामयाब ऑपरेशन में शामिल बड़े अनमने ढंग से और बिना मर्जी के काफी देरी के बाद अपनी बेटी नैनगी की शादी उन्होंने इस रिश्ते को बराबर का नहीं माना था। लाहौर से भंगियों की बड़ी तोप को वहां पर लाया गया और उससे 4 फायर किए गए, पेशावर के लिए रवाना हुए, जिसके बाद वहां पर वो महाराजा रणजीत सिंह की मौत तक यानी लगभग। लेकिन उस वक्त लाहौर में और सिख अंपायर के आसपास जो परिस्थितियां बन गई थी, वो देख रहे थे कि किस तरह सिख आर्मी में कुछ झूठे और असक्षम लोगों की लीडरशिप में महारानी ने पता किया तो मालूम हुआ कि सरदार श्याम सिंह अटारी ने, और उनसे कहा कि जब तक सरदार श्याम सिंह अटारी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाए वहीं पर रहे। फिर जब आखिर में उनको कायर कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि वो मरने से डरते हैं, सर ग्रिफिन अपने दस्तावेज में कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सोबराओं की लड़ाई से ठीक पहले वाली रात कि इतने ही बहादुर हो तो कसम खाओ कि ऐसा ही करोगे जैसा कह रहे, हार कर वापस नहीं लौटूंगा, और अगर मेरी सासों ने साथ दिया। 10 फरवरी को लड़ाई वाले दिन सुबह सरदार साहब ने एक सफेद पोशाक पहनी कि खालसा के सच्चे बेटे होने के नाते लड़ाई के मैदान में मर जाना, लेकिन अपने पीछे आने के लिए कहा। सिर्फ 50 लोग ही उनके इस आह्वान पर उनके साथ आगे बढ़े और तब देखा गया कि वो बहादुर योद्धा अपने घोड़े से गिर पड़ा। उनको करीब 7 गोलियां लगी थी। जानते हुए कि हार कर नहीं जीना है, उनकी पत्नी ने शादी के उस जोड़े के साथ जो उन्होंने शादी के वक्त पहना था, जब भी कभी आपका अमृतसर जाने का प्रोग्राम बना हो और दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद आप शहर में घूमने निकले हों, तब आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ आए हैं तो अटारी बॉर्डर पर होने वाली फ्लैग रिट्रीट परेड को जरूर देखें। इस बॉर्डर को अटारी वाघा बॉर्डर भी कहा जाता है। अटारी वहाँ पर एक गांव है जिसके नाम पर इस बॉर्डर का नाम पड़ा और इसका एक इतिहास है। आज बात इस गांव और इससे जुड़े योद्धाओं के इतिहास की। इस सच्ची ऐतिहासिक कहानी में 2 खानदान हैं, अटारी और सिंधावालिया। दोनों खानदानों की निकासी जैसलमेर के भट्टी राजपूतों से मानी जाती है, जो कि वहां से पंजाब शिफ्ट हो गए थे। यहां आने के बाद वो जाट हो गए और राजपूतों वाली उनकी सब पहचानें वक्त के साथ खत्म होती चली गई। लेकिन दोनों में ही जाट होने के बावजूद एक अहम फर्क था। सिंधावालिया सांसी जाट थे जबकि अटारी वाले सिद्धू, और ये अपने आप को सिंधावालियों से ऊपर मानते थे। लेकिन सिंधावालिये चूंकि महाराजा रणजीत सिंह के नजदीकी थे, इसलिए वो काफी बड़े इलाके के मालिक थे और लाहौर दरबार में उनका बड़ा दबदबा था, इसलिए काफी ताकतवर भी थे। महाराजा रणजीत सिंह गोत्र से सिंधावालिया ही थे। सर लेपेल ग्रिफिन अपने हिस्टोरिकल नोट द पंजाब चीफ्स में कहते हैं कि अटारी वाला परिवार अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते थे, ये इस बात से साबित होता है कि सरदार श्याम सिंह अटारी वाला ने बड़े अनमने ढंग से और बिना मर्जी के काफी देरी के बाद अपनी बेटी नैनगी की शादी महाराजा रणजीत सिंह के पोते कुंवर नौनिहाल से करने की हामी भरी थी। उन्होंने इस रिश्ते को बराबर का नहीं माना था। साल 1580 के आसपास जगमाल का बेटा धीरा जैसलमेर से पटियाला के महराज फूल के लिए आने वाला पहला आदमी था। धीरा एक महान संगीतकार थे और आज भी उनका नाम भारतीय कलाकारों के बीच जाना जाता है जब पुराने जमाने के कलाकारों का जिक्र होता है। 1735 के आसपास ये परिवार टूट गया। परिवार के कुछ सदस्य जगराओं के इंदगढ़ में बस गए और 2 भाई गौर और कौर अपने 25 घुड़सवारों के साथ अपनी किस्मत तलाशने के लिए मांझा आए। इसके कुछ दिन के बाद ये अमृतसर पहुंचे और पाहुल छक्कर सिख धर्म अपना लिया। इसके बाद वहां पर भंगी मिसल के उस वक्त के सरदार गुरबख्श सिंह के दरबार में नौकरी करने लगे। फिर परिवार में आपस में कुछ झगड़ा हो गया और परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद के इनके इतिहास को अलग अलग समझना ही ठीक होगा दोस्तों, क्योंकि एक साथ समझने की कोशिश में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। गौर सिंह एक महान संत बाबा मूलदास के शिष्य बन गए। बाबा ने उनको तिबलिया या करेवा नाम की जगह पर जाकर बसने के लिए कहा। इस तरह गौर सिंह ने वहां पर जाकर अपना घास फूस का एक घर बनाया जिसको अटारी कहा जाता है। तो इसी अटारी से इस परिवार को अटारी वालों के नाम से जाना जाने लगा और इस तरह जो गांव बसा आसपास उसका नाम भी अटारी पड़ गया। भंगी सरदार गुरबख्श सिंह की मौत के बाद गौर सिंह ने सरदार गुजर सिंह और लहना सिंह के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सन 1737 के आसपास इन्होंने अटारी के आसपास के गांव पर अपना कब्जा कर लिया और लगभग 7,000 रुपये सालाना आमदनी वाली एक छोटी सी रियासत क्रिएट कर दी।
इसके लगभग 2 साल बाद सरदार गुर्जर सिंह ने इनको 18,600 रुपए की रियासत और दे दी। फिर 1763 में उनकी मौत हो गई। तब उनके बेटे नहल सिंह ने इस जागीर को संभालना शुरू कर दिया, जो कि सरदार गुर्जर सिंह के बेटे साहिब सिंह के नीचे पड़ती। साहिब सिंह गुजरात शहर के सरदार हुआ करते। तब नहल सिंह ने भी अपने बाकी भाई भतीजों सहित, जिनमें कि उनके अंकल कौर सिंह के बेटे शामिल थे, गुजरात शिफ्ट कर लिया। अपनी बहादुरी और काबिलियत से वो धीरे धीरे तरक्की करने लगे। फिर 1798 में सिख सरदारों और अफगानों के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें सिख सरदारों की जीत हुई और इसमें नहल सिंह की मेहनत और युद्ध कौशल का एक बहुत बड़ा योगदान था। सन 1800 में जब रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, तब भंगी सरदारों और उनके साथियों की एक मीटिंग बसीन में हुई, जिसमें यह तय होना था कि उसके खिलाफ अब क्या कदम उठाने चाहिए। वहीं पर नहल सिंह अपने मुख्य सरदार साहिब सिंह के साथ पहुंचे और इसी लड़ाई अभियान के दौरान जब रणजीत सिंह ने उनको देखा तो उनकी निडरता और शानदार घुड़सवारी को देखकर वो दंग रह गए। बाद में उन्होंने उनको बुलाया और पाला बदलकर अपने साथ काम करने के लिए कहा। सरदार नहल सिंह ने रणजीत सिंह का ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि मैं अपने मालिक को किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दूंगा। बाद में वापस जाकर उन्होंने अपने सरदार साहिब सिंह को इस ऑफर के बारे में बताया, जो उनके इनकार से इतना खुश हुए कि उनकी जागीरें बढ़ा दी और उनके भत्ते भी दोगुने कर दिए। नहल सिंह को मिले इस प्रमोशन से उसके चचेरे भाइयों टेक सिंह, जोग सिंह और वजीर सिंह के दिलों में जलन पैदा हो गई। उन्होंने साहिब सिंह को नहल सिंह के खिलाफ भड़का दिया। साहिब सिंह शायद कान के कच्चे थे, तो उन्होंने उनकी बातों में आकर नहल सिंह की 15,000 रुपयों की जागीरें वापस छीन ली। इस बात पर नहल सिंह ने गुस्से में आकर भंगी सरदारों को छोड़ दिया और वापस अटारी आ गए। यहां पर एक दिन उन्होंने ऊंटों के काफिले को अपने कब्जे में ले लिया। यह काफिला दरअसल रणजीत सिंह का था। इससे पहले कि रणजीत सिंह के आदमी ऊंटों को वापस लेने के लिए आते, उनमें से काफी संख्या में उन्होंने ऊंटों को बेच दिया। फिर कुछ दिनों बाद बाकी बचे हुए ऊंटों को वापस देने के लिए राजी हो गए। रणजीत सिंह को जब इस बात का पता चला कि उनके काफिले को पकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि सरदार नहल सिंह है, तो उन्होंने एक बार फिर से उनको अपने साथ काम करने के लिए कहा और अब की बार वो थोड़ी बहुत नानुकुर करने के साथ मान गए। उनको 416 घुड़सवारों, एक तोप और 7 ऊंटों की एक टुकड़ी की कमान संभलवा दी गई। सन 1803 में उनको 54,500 रुपयों वाली सुक्खू की जागीर दी गई और इसके 3 साल बाद सन 1807 में वो महाराजा के साथ कसूर के अभियान पर गए, जहां पर कुतुबुद्दीन खान कसूरिया को हराकर वहां से खदेड़ दिया गया और 10,700 रुपए की जागीर वाला ये इलाका कसूर पूरा सरदार नहल सिंह को दे दिया गया। सतलुज के साउथ की तरफ डोगरा थे, जो कि एक जंगली और उपद्रवी कबीला था। उनकी फिरोजपुर के शासक गुरबख्श सिंह के बेटे धना सिंह से दुश्मनी थी। डोगराओं ने नहल सिंह को धना सिंह के ऊपर हमला करने के लिए इनवाइट किया और इस काम में उनका साथ देने का वायदा किया। वो तैयार हो गए और सतलुज नदी को पार करके उन्होंने डालची के किले से धना सिंह की चौकियों को उखाड़ कर फेंक दिया। सन 1808 में नहल सिंह ने खाई के किले को भी अपने कब्जे में ले लिया और अब सरदार नहल सिंह के पास कुल 3,06,800 रुपए की जागीरें थी, जिनमें से 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए की उनकी अपनी खुद की और बाकी 1,56,800 रुपए की जागीरें दरबार के तहत थी, जिनको वो संभालते थे। अब लाहौर दरबार में वो उन गिने चुने सरदारों में आ गए थे जिनका ओहदा काफी बड़ा था। सन 1801 से 1807 के बीच कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें उनका एक अहम योगदान न रहा हो। पिंड, दादलखा, जालोर, चकवाल, सैदपुर और नारायणगढ़ के सारे मामले वही देखते थे। सन 1810 में किसी खान के अंदर एक विस्फोट की चपेट में आने की वजह से वो गंभीर रूप से जल गए। अतर सिंह धारी, जो उनके बगल में खड़े हुए थे, उनकी मौत हो गई और कई मौजूद दूसरे अधिकारियों को भी वहां पर काफी चोटें आई। नहल सिंह को इलाज के लिए लाहौर भेजना पड़ा था। सन 1817 में रणजीत सिंह बीमार पड़ गए। उस वक्त नहल सिंह आराम करने के लिए अटारी आ गए, जहां पर वो बीमार पड़ गए और उसके बाद बीमारी से उनकी मौत हो गई। इसके कुछ दिन पहले ही उनके बेटे श्याम सिंह को महाराजा की सर्विसेज में शामिल किया गया था। सरदार श्याम सिंह की पहली लड़ाई 1718 में मुल्तान के खिलाफ थी, जहां उन्होंने एक टुकड़ी की कमान संभाली थी। उनके साथ इस लड़ाई में सरदार दल सिंह नैरणा, अमीर सिंह सिंधावालिया और देसा सिंह मजीठिया भी शामिल थे। लाहौर से भंगियों की बड़ी तोप को वहां पर लाया गया और उससे 4 फायर किए गए, जिसने किले के दीवारों को कई जगह से तोड़कर रख दिया। सरदार श्याम सिंह किले में सबसे पहले घुसने वाले कुछ गिने चुने लोगों में से थे, जहां उनके कंधे पर तलवार लगी और वो घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपने पिता की तरह बहादुरी से बड़ा नाम कमाया। सरदार श्याम सिंह अटारी
1819 में कश्मीर की जंग के कामयाब ऑपरेशन में शामिल थे। गंदगढ़, टेरी, नारी नारी, जहांगीर और यूसुफजई की कामयाब लड़ाइयों में वो शामिल रहे। 1834 में दीवान ताराचंद के साथ उन्होंने बन्नू की लड़ाई लड़ी, जिसमें उनका घोड़ा एक हमले में मारा गया था। उनकी बेटी नैनकी की शादी महाराजा रणजीत सिंह के पोते कुंवर नौनिहाल सिंह के साथ सन 1837 में हुई थी। और इसी साल महान योद्धा सरदार हरि सिंह नलवा की जमरूद की लड़ाई में शहादत हुई थी। 7 मार्च 1837 को अमृतसर में शादी हुई। ये एक बहुत ही बड़ा और भव्य प्रोग्राम था। दुल्हन अपने साथ दहेज में उस वक्त 11 हाथी, 100 घोड़े, 100 ऊंट और बड़ी तादाद में गहने और काफी सारा धन लेकर आई थी। शादी में अटारी सरदार का उस वक्त का करीब 15 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ था। शादी के लगभग 2 महीने के बाद सरदार हरि सिंह नलवा की मौत की खबर आई और सरदार श्याम सिंह अपने ट्रूप्स के साथ पेशावर के लिए रवाना हुए, जिसके बाद वहां पर वो महाराजा रणजीत सिंह की मौत तक यानी लगभग 2 बरस तक रहे। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लगातार लड़ाइयों में बिजी रहे। सन 1841 में उनको रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हजारा भेजा गया। उन्होंने वहां के बेकाबू और उपद्रवी मुस्लिम सरदार पैंदा खान को काबू में करने के लिए उसके बेटे को बंधक बनाया और अपने साथ लाहौर ले आए, जहां पर वो कुछ वक्त रहा और फिर उसको छोड़ दिया गया। महाराजा खड़क सिंह और शेर सिंह के शासन के दौरान उन्होंने अपनी जागीरों को एकजुट रखा, लेकिन जवाहर सिंह के कत्ल के बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए पंजाब को छोड़ दिया और सतलुज के पार चले गए थे। फिर उनको लगा कि उनको वापस आना चाहिए, तो वो एक तरह से रिटायरमेंट लेकर अटारी चले आए और यहां रहने लगे। दोस्तों, सरदार श्याम सिंह एक ईमानदार और बहादुर इंसान थे। उनकी बहादुरी और रॉयल्टी पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वक्त लाहौर में और सिख अंपायर के आसपास जो परिस्थितियां बन गई थी वो उनको परेशान कर रही थी। ये सब देखकर वो अपने आप को गुस्से और दुख से भरा हुआ महसूस कर रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरह सिख आर्मी कुछ झूठे और असक्षम लोगों की लीडरशिप में एक ऐसी लड़ाई करने को आमादा थी जो कि मौजूदा लीडरशिप के साथ तो उनकी हार पक्की थी, क्योंकि सरदार श्याम सिंह जानते थे कि इन लोगों में इतनी क्षमता ही नहीं है। 25 दिसंबर को फिरोज शहर में लाल सिंह की हार की खबर जैसे ही लाहौर पहुंची, महारानी ने पता किया तो मालूम हुआ कि सरदार श्याम सिंह अटारी में है। उन्होंने 10 घुड़सवारों को उनके पास भेजा और उनसे कहा कि जब तक सरदार श्याम सिंह अटारी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाए वहीं पर रहें। उन्होंने कई बार महारानी के पास अपने संदेशे भिजवाए, जिनमें इस लड़ाई और पंजाब को बर्बाद करने वाली नीतियों को उन्होंने गलत बताया था, उसकी आलोचना भी की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ। फिर जब आखिर में उनको कायर कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि वो मरने से डरते हैं, तो उन्होंने इस लड़ाई में कूदने का फैसला किया। सर ग्रिफिन अपने दस्तावेज में कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सोबराओं की लड़ाई से ठीक पहले वाली रात सरदार तेज सिंह सरदार श्याम सिंह से मिले थे और उनसे कहा कि जैसे ही अंग्रेजों का पहला हमला होगा हम सब वहां से निकल जाएंगे। लेकिन सरदार श्याम सिंह ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इस बात के लिए उनकी काफी बेइज्जती भी की। इस पर सरदार तेज सिंह ने गुस्से में कहा कि इतने ही बहादुर हो तो कसम खाओ कि ऐसा ही करोगे जैसा कह रहे हो, देख लेना आखिर तुम हमारे साथ आओगे ही। इसके बाद सरदार श्याम सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को वहां पर मंगवाया और उनके ऊपर हाथ रखकर शपथ ली कि इस लड़ाई में हार कर वापस नहीं लौटूंगा और अगर मेरी सासों ने साथ दिया तो ये गद्दार भी नहीं बचेंगे। 10 फरवरी को लड़ाई वाले दिन सुबह सरदार साहब ने एक सफेद पोशाक पहनी और अपनी सफेद घोड़ी के ऊपर सवार हो गए। अपने साथियों से विनती करते हुए उन्होंने कहा कि खालसा के सच्चे बेटे होने के नाते लड़ाई के मैदान में मर जाना, लेकिन दुश्मन को पीठ दिखाकर मत भागना। लड़ाई के शुरुआती दौर में सरदार श्याम सिंह अपने साथियों को चारों तरफ जा जाकर बहादुरी से लड़ने के लिए उत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो जी जान से लड़ते रहे और अब साफ दिखने लगा था कि लड़ाई सिख सेना के हाथों से निकल चुकी थी। दुश्मन रेजिमेंट के सामने से अपनी तलवार को लहराते हुए उन्होंने अपने आदमियों को अपने पीछे आने के लिए कहा। सिर्फ 50 लोग ही उनके इस आह्वान पर उनके साथ आगे बढ़े, लेकिन दुश्मन सेना की तरफ से हुए भारी अटैक से उनको नदी की तरफ पीछे हटना पड़ा और तब देखा गया कि वो बहादुर योद्धा अपने घोड़े से गिर पड़ा। उनको करीब 7 गोलियां लगी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद उनके साथियों ने उनके शव को नदी में ढूंढने की परमिशन मांगी, जो उनको दे दी गई। सफेद पोशाक और सफेद दाढ़ी की वजह से इस बहादुर सरदार को पहचान लिया गया। सेवकों ने उनके शव को एक नाव पर रखकर नदी को पार किया और तीसरे दिन वो अटारी पहुंचे। उनकी इस कसम को जानते हुए कि हार कर नहीं जीना है, उनकी पत्नी ने शादी के उस जोड़े के साथ जो उन्होंने शादी के वक्त पहना था आग लगाकर अपने आप को शहीद कर दिया।
कहते हैं कि वो पंजाब की आखिरी सती थी। दोस्तों, जट सरदार श्याम सिंह अटारी उन गिने चुने योद्धाओं में से थे कि जिनकी ईमानदारी, ताकत और बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। उनकी शहादत एक बहुत बड़ा नुकसान था जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। अगर उनके जैसे और भी सरदार उस वक्त होते तो सतलुज के किनारे पर हुई इस लड़ाई का अंजाम ही कुछ और होता और सिख राज की आज़ादी बरकरार रहती, जिसको कुछ लोगों के पागलपन ने गंवा दिया।